नमस्कार। कभी सोचा है कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना कोई सरकारी दस्तावेज आज किसी समुदाय की पहचान कैसे तय कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक रिकॉर्ड की परतें खोलने वाले हैं, जो दिखाता है कि कैसे कागज पर लिखे कुछ शब्द एक पूरी कहानी बयां कर सकते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक प्रशासनिक दस्तावेज किसी समुदाय की पहचान की नींव बन सकता है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि एक सदी पुराना रिकॉर्ड आज भी इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है भारत की 1901 की जनगणना। ये कोई आम जनगणना नहीं थी, नहीं, ये समझिए एक कानूनी दस्तावेज था जिसे अदालतें भी एक पुख्ता सबूत मानती थी। मतलब इसमें जो लिखा है वो पत्थर की लकीर जैसा था और उसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पहले सबूत पर, और ये जुड़ा है चड़ार समुदाय से। तो कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल प्रोविंसेस से, मतलब आज का जो मध्य भारत का इलाका है, यहीं पर ये सब कुछ दर्ज किया गया था। और अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 26,042। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये एक काफी बड़ा और स्थापित समुदाय था, कोई छोटा मोटा समूह नहीं। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है, इससे भी ज्यादा दिलचस्प है उनका वर्गीकरण। उन्हें मुख्य जाति यानी मेन कास्ट का दर्जा दिया गया था। और ये शब्द समझिए पूरी कहानी को समझने की एक बहुत अहम कड़ी है। तो मतलब क्या हुआ, 26,000 से ज्यादा की आबादी और ऊपर से मुख्य जाति का टैग। ये दोनों चीजें मिलकर साफ साफ ये साबित करती है कि उस वक्त की सरकार उन्हें एक अलग, एक स्वतंत्र सामाजिक इकाई मानती थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इसी से मिलते जुलते एक और समुदाय चिड़ार के रिकॉर्ड को देखते हैं कि दस्तावेज उनके बारे में क्या बताते हैं। तो अब हम अपनी पड़ताल का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और पूरे मध्य भारत के रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं। यहाँ पर हमें चिड़ार समुदाय की आबादी मिलती है 7,871। और दिलचस्प बात देखिए, इनका वर्गीकरण भी बिल्कुल वही था, मुख्य जाति। इससे पता चलता है कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी प्रशासनिक कैटेगरी थी। तो ये डेटा उस सोच को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि शायद वो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा रहे होंगे। नहीं, उनका एक अलग मुख्य जाति के तौर पर दर्ज होना उनकी अपनी अलग पहचान का एक पक्का सरकारी सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने के जनगणना अधिकारियों के लिए इस शब्द मुख्य जाति का आखिर मतलब क्या था? इसका मतलब बिल्कुल साफ था, एक ऐसा सामाजिक समूह जो स्वतंत्र है, किसी दूसरी जाति की कोई ब्रांच या सब ग्रुप नहीं। समझिए, ये सरकार की तरफ से उनकी अलग पहचान पर एक पक्की मुहर थी। और इस एक शब्द के दो बहुत बड़े कानूनी असर हुए। पहला तो ये कि उन्हें एक स्वतंत्र समूह के तौर पर सरकारी मान्यता मिल गई, और दूसरा, ये रिकॉर्ड भविष्य की तमाम सरकारी रिपोर्ट्स के लिए एक बेसलाइन, एक नींव बन गया। अब देखते हैं कि ये 100 साल पुराना सबूत आज के हमारे संवैधानिक दर्जे से कैसे जाके जुड़ता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। 1901 में मुख्य जाति का दर्जा मिला, फिर 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद 1950 में भारत के संविधान में, और आखिर में 1956 में उनकी अनुसूचित जाति की स्थिति को पूरी तरह से पक्का कर दिया गया। मतलब ये एक सीधी और साफ ऐतिहासिक कड़ी है। और इसी दौरान शब्दावली भी बदली। जिन समूहों को पहले के रिपोर्ट्स में उनके सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, वही पहचान आगे चलकर अनुसूचित जातियों की औपचारिक संवैधानिक श्रेणी की नींव बनी। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक पहचान को कानूनी और संवैधानिक मान्यता देने का पूरा प्रोसेस था। तो इस पूरी पड़ताल से हम 4 बिल्कुल ठोस नतीजे निकाल सकते हैं। पहला, 1901 की जनगणना एक प्राइमरी सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा, ये साबित करता है कि चड़ार और चिड़ार स्वतंत्र समुदाय थे। तीसरा, उनका आज का जो संवैधानिक दर्जा है वो इसी ऐतिहासिक पहचान की निरंतरता का नतीजा है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि ये सब धीरे धीरे सबूतों के आधार पर हुआ, ये कोई अचानक लिया गया राजनीतिक फैसला नहीं था। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है,
सरकारी फाइलों और जनगणना की रिपोर्टों जैसी सूखी सी लगने वाली चीज़ों में न जाने और कितनी ही ऐसी कहानियां दफन हैं जो आज भी हमारे समाज और हमारी पहचान को आकार दे रही हैं। सोचने वाली बात है ना?